नमस्कार। आज हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी नेता की। हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र, असमोली। हम इसकी राजनीतिक जमीन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मकसद सिर्फ आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को समझकर शासन का एक ऐसा खाका तैयार करना है जो सीधे सीधे लोगों की जरूरतों से जुड़ा हो, एक जन केंद्रित ब्लूप्रिंट। तो ये है असमोली, उत्तर प्रदेश के संबल जिले में। अब इसे समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ कहा जाता है। लेकिन कोई भी गढ़ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसकी नींव तो वहां के मतदाताओं की उम्मीदों और परेशानियों पर ही टिकी होती है ना। तो आज हम इसी रिश्ते को, मतदाता और नेता के बीच के इस धागे को आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक तरीका है कि कैसे चुनावी नतीजे असल में जनता की आवाज होते हैं। तो सवाल यह है कि असमोली के लोग असल में रोजमर्रा की जिंदगी में किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनकी असल चिंताएं क्या हैं। जमीन पर जो 5 सबसे बड़ी परेशानियां सामने आती हैं वो हैं बार बार बिजली जाना, पाइप से साफ पानी ना आना, अपने ही इलाके में काम धंधे की कमी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और राशन मिलने में होने वाली देरी। अब देखिए, ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये जनता का असली मैंडेट है किसी भी चुने हुए नुमाइंदे के लिए। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर लाती है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये हर रोज की इज्जत यानी डिग्निटी से जुड़े सवाल हैं। हमारा संविधान हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का हक देता है, और बिजली, पानी, सेहत जैसी बुनियादी जरूरतें उसी सम्मान की पहली सीढ़ी हैं। ये कोई सियासी वादे नहीं हैं, ये संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, ताकि हर नागरिक की गरिमा बनी रहे। चलिए अब सीधे 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर आते हैं। ये वो नंबर हैं जो हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। कुल वोटर्स थे करीब 3,80,000। इनमें से 68.58% लोगों ने वोट डाला। समाजवादी पार्टी को मिले करीब 43% वोट, बीजेपी को 33% और बीएसपी को 16%। जीत का मार्जिन था 25,206 वोट। अब सुनने में तो ये काफी बड़ी और आसान जीत लगती है, लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो एक ट्रेंड नजर आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। 2017 के चुनाव में यहां 71.73% वोटिंग हुई थी और 2022 में यह घटकर 68.58% रह गई, करीब 3% की गिरावट। अब यह सुनने में छोटा लग सकता है, पर इसका मतलब है हजारों लोग वोट डालने ही नहीं आए। क्यों? क्या वो सिस्टम से निराश थे, या उन्हें लगा कि उनके एक वोट से कुछ बदलेगा नहीं? यह एक ऐसा सवाल है जिसे कोई भी राजनीतिक दल हल्के में नहीं ले सकता। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर करीब 4% बढ़ा, बीजेपी का भी लगभग 2.5% बढ़ा। तो सवाल ये उठता है कि ये वोट आए कहां से? इसका जवाब मिलता है बीएसपी के आंकड़ों में, जिनका वोट शेयर 10% से भी ज्यादा गिर गया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ऐसा लगता है कि वोटर्स ने अपना रुख बदला है, और शायद इसकी वजह वही बुनियादी मुद्दे हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। चलिए अब थोड़ा बड़ा दायरा देखते हैं। विधानसभा के नतीजों को लोकसभा के साथ रखकर समझते हैं। असमोली विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है, और संभल लोकसभा सीट पर भी एसपी का दबदबा रहा है। बस 2014 में बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती थी। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। स्थानीय मुद्दों पर एसपी की पकड़ मजबूत है, पर राष्ट्रीय मुद्दे भी अपना असर छोड़ते हैं। ये छोटी सी बात किसी भी रणनीति के लिए बहुत अहम है। तो इस पूरे डेटा को मिला के देखें तो मौजूदा विधायक के लिए तस्वीर कैसी बनती है? ताकत क्या है? 3 बार से जीत, एक मजबूत पारिवारिक नेटवर्क और एक पक्का वोट बैंक। कमजोरी? राज्य स्तर पर पहचान का सीमित होना। मौके क्या है? इंडिया गठबंधन का साथ और लोगों को उनके असली मुद्दों पर एकजुट करना। और चुनौतियां या कहें कि खतरे? बीजेपी का मजबूत संगठन, ध्रुवीकरण की कोशिशें, और सबसे बढ़कर वोटर्स की वो उदासीनता जब उन्हें लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा। अब इन सभी ताकतों, कमजोरियों, मौकों और खतरों को समझने के बाद एक साफ और अनुशासित रास्ते की जरूरत है। यहीं से एक 4 पिलर वाली स्ट्रैटेजी सामने आती है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सिर्फ विश्लेषण पर नहीं रुकता, बल्कि उसे एक्शन में बदलता है। पहला पिलर है चुनावी रणनीति। इसमें 3 बातें हैं। 1, अपने कोर वोट बैंक यादव, मुस्लिम, महादलित को एकजुट रखना। 2, उन बूथों की पहचान करना जहां वोटर कंफ्यूज्ड हैं और वहां जाकर उनसे सीधे बात करना। और 3, बीएसपी और ओबीसी के जो वोटर छिटक गए हैं उन्हें रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दे पर वापस लाना। दूसरा पिलर, संगठन में अनुशासन। देखिए, कोई भी संदेश कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे पहुंचाने वाले लोग मजबूत नहीं हैं
तो वो बेकार है। इसका मतलब है जिला और बूथ लेवल पर कमेटियों को फिर से जगाना, उन्हें ट्रेनिंग देना, इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर काम करना और सबसे जरूरी, जो कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करता है उसे सम्मान देना। तीसरा पिलर है नैरेटिव, यानी कहानी पर कंट्रोल। ये शायद सबसे अहम है। नेता की छवि ऐसी बनानी होगी जो लोगों के बीच का लगे, जो उनकी सुने और जवाब दे। कैंपेन का फोकस 3 चीजों पर होना चाहिए: नौकरी, किसानी और सामाजिक न्याय। और जब कोई गलत जानकारी या अफवाह फैले तो उसका जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि तथ्यों और सच्ची कहानियों से देना होगा। और चौथा और आखिरी पिलर है संसाधनों का सही इस्तेमाल, यानी पैसा और लोग दोनों को ऐसी जगह लगाना जहां उनका सबसे ज्यादा असर हो। मतलब फंड्स का सही बंटवारा, गठबंधन से मिलने वाली मदद का पूरा फायदा उठाना और जो लोकल सपोर्टर्स और वॉलंटियर्स हैं उनकी ताकत को सही दिशा देना। तो ये स्ट्रैटेजी जमीन पर उतरेगी कैसे? ये है एक 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 30 दिन सिर्फ जमीन पर घर घर जाना, लोगों की समस्याएं सुनना और उन्हें हल करने की कोशिश करना। अगले 30 दिन समुदाय के साथ जुड़ना, जनसभाएं, नुक्कड़ बैठकें। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंक देना विजिबिलिटी बढ़ाने और वोटिंग वाले दिन हर वोटर को बूथ तक पहुंचाने में। और हाँ, आज के दौर में जमीनी काम के साथ साथ डिजिटल पहुंच भी उतनी ही जरूरी है। मतलब सही लोगों तक सही बात पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, ताकि अफवाहों को रोका जा सके। छोटे असरदार इंस्टाग्राम वीडियोस के जरिए ये दिखाना कि काम क्या हो रहा है और नेता का असली व्यक्तित्व क्या है। और एक तेज तरार फैक्ट चेकिंग टीम जो किसी भी झूठ को फैलने से पहले ही पकड़ ले। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, डेटा की जिम्मेदारी। भारत का डेटा प्राइवेसी कानून साफ कहता है कि आप किसी भी वोटर से उनकी सहमति के बिना और बिना वजह बताए संपर्क नहीं कर सकते। ये सुनिश्चित करना कि हर वोटर की जानकारी सुरक्षित रहे और उसका सम्मान हो, ये सिर्फ एक कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो देखिए, डेटा हमें एक साफ रास्ता दिखा रहा है, एक पूरा का पूरा नक्शा हमारे सामने है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, वो तो पता है। असली सवाल है, क्या इस रास्ते पर चलने की इच्छा शक्ति है, वो अनुशासन है, वो लगन है। क्योंकि बिना इच्छा शक्ति के दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। और अंत में एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, गवर्नेंस का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। असली जीत तो लोगों का भरोसा कमाना है, और भरोसा सेवा से कमाया जाता है। जब डेटा का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होता है, तब जीत एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है, मंजिल नहीं। और वही असली जन केंद्रित शासन है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 800 404 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।